हे एवरीवन, थंबनेल पर तो आप देख ही चुके होंगे कि इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस के जो पीवाईक्यूज हैं उनकी एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो यस, दिस इज़ आवर न्यू सीरीज़। ऑलरेडी हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी घटना चक्र है उसको हम वन लाइनर फॉर्म में जो है हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इन शॉर्ट आप उस पूरी सीरीज को देख करके अपनी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को फटाफट कवर कर सकते हो। एक भी क्वेश्चन उसमें घटना चक्र का छूटा नहीं है, आपकी पूरी घटना चक्र कवर हो जाएगी। तो वो चल रही है, आप देख सकते हो। नाउ पीवाईक्यू की जो सीरीज है उसको स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो सीरीज है ये किस तरह से जो है पीवाईक्यू को आपका कवर करेगी। सो वी आर नॉट यूजिंग एनी कंपाइलेशन, क्योंकि जो कंपाइलेशंस होते हैं उसमें बहुत से क्वेश्चन जो मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो हर साल रिपीट होते हैं, लेकिन वो मिसिंग होते हैं क्योंकि वो किसी कैटेगरी में नहीं फॉल करते हैं। अब जैसे कि इंपॉर्टेंट डेज का क्वेश्चन वगैरह आता है तो वो किसी कैटेगरी में नहीं फॉल करता है। आप एक साथ मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन कर लेते हो, एंशिएंट कर लेते हो, मेडिवल कर लेते हो, ज्योग्राफी कर लेते हो, पॉलिटी कर लेते हो, इकोनॉमिक्स कर लेते हो, लेकिन ये जो मिक्स टाइप के क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट करते हैं वो आपको कंपाइलेशन में कहीं ना कहीं मिसिंग दिखते हैं। तो इस वजह से हमने क्या किया है कि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, हमने डायरेक्ट आयोग का पेपर उठाया है और हमने उस पेपर को ही सॉल्व किया है। ठीक है, आयोग के पेपर से ये हो जाएगा कि आपकी एक तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपको डर नहीं लगेगा पेपर के टाइम में। आपकी एक मॉक देने की जो जिस वजह से मॉक दिया जाता है वो प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर पीवाईक्यू में ही हो जाएगी। तो इससे आप लोग प्रिपेयर रहोगे आयोग के पेपर के लिए। ठीक है, और इससे आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि हम सबसे पहले 2024 का जो पेपर आया था, ये सबसे लेंदी पेपर है अभी तक का। तो इसको अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे इस पूरे पेपर को वन बाय वन, तो आपके जो इससे पहले के जो पेपर है, जैसे 23 का पेपर हुआ, 22 का पेपर हुआ, 21 का पेपर हुआ, 20 का पेपर हुआ, इससे पहले के जितने भी पेपर है, इन सारे पेपर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसी पेपर में कवर हो जाएंगे क्योंकि हमने उनको पूरा होलिस्टिक वे में कवर किया हुआ है। तो देखते हैं कि हम कैसे करने वाले हैं। अब जैसे कि हमारा जो करने का तरीका होगा पीवाईक्यूज को, जैसे हमने कोई क्वेश्चन देखा, ठीक है, हम उस क्वेश्चन को देखेंगे और फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड आगे की चीज़ें, पीछे की चीज़ें जितनी भी होंगी हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन जैसा कि पूछा गया, जैसे यहाँ पे पेशवास के बारे में पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए, तब इसका ये मतलब नहीं है कि हम बस ये इसी क्रोनोलॉजी को कंप्लीट कर लें और उसके आगे पीछे का कुछ भी ना देखें। पीवाईक्यूज को करने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो यही होता है कि आप पीवाईक्यूज को पकड़िए, उसको सॉल्व करिए और उस एक पीवाईक्यू से रिलेटेड आगे पीछे की जितनी चीज़ें होती हैं उन सबको आप कवर कर लीजिए, क्योंकि जो अगला पेपर बनेगा हो सकता है उसी टॉपिक से आगे पीछे की नॉलेज से जो है आपका क्वेश्चन बन जाए। और ऐसा होता है, आप जब एक के बाद एक पेपर को कवर करोगे तो आप देखोगे कि ऐसा होता है कि आज अगर उन लोगों ने क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन बनाया है, इसमें मान लीजिए अगले पेपर में हो कि एक नाम दो नाम हटा करके दो नाम और दूसरे इंक्लूड कर दें। तो अगर आपने इसका जो पूरा ट्री होगा वो पढ़ा हुआ हो, क्योंकि ट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा है मराठा की, पेशवास की, उस ट्री को अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया तो नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन आएगा अगर ट्री से, पॉसिबिलिटी होती है। पीवाईक्यूज क्यों किए जाते हैं? पीवाईक्यूज इसीलिए किए जाते हैं कि जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है हम उसको कवर करके जाएं। तो इसी तरीके से हम जो है अपना पीवाईक्यूज को कवर करेंगे हर क्वेश्चंस को, जैसे कि हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, उसका सही आंसर टिक किया है और उसके बाद हमने उससे आगे पीछे की जो नॉलेज है उसको यहीं पे कवर करने की कोशिश की है। अब जैसे कि पेशवास के बारे में मैं बात कर रही थी, तो जैसे बालाजी विश्वनाथ है, वहाँ से स्टार्ट होकर के आगे कैसे कैसे चीज़ें गई हैं उसको हमने कवर किया है। ठीक है, अब जैसे इकोलॉजिकल नीश के ऊपर क्वेश्चन 2 बार 3 बार 4 बार पीवाईक्यू में आया हुआ है, तो आप इकोलॉजिकल नीश पढ़ लो क्या होता है, उसके अलावा उसके आगे पीछे की चीज़ें देख लो। ठीक है, तो ऐसे ही हमने जो है पूरे पेपर को कवर करने की कोशिश की है, एक एक करके सारे पेपर कवर करेंगे और आपकी नॉलेज इकट्ठा होती जाएगी धीरे 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 धीरे। आपको समझ में आएगा कि जो पीवाईक्यूज होते हैं, जो अगला पेपर बनता है वो कहीं ना कहीं उन पीवाईक्यूज के बेसिस पे ही बनाया जाता है, क्योंकि पीवाईक्यूज के बेसिस पर ही जो है पेपर को बनाना ईजी पड़ता है एग्जामिनर्स के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग पेशवाज एंड अरेंज देम इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में।
तो इसका हमने पूरा एक ट्री बना लिया है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं बालाजी विश्वनाथ, ठीक। बालाजी विश्वनाथ से दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक होते हैं चिमाजी अप्पा और एक निकलते हैं बाजीराव वन। वो जो मूवी आप लोगों ने देखी है बाजीराव मस्तानी, तो वो यही है बाजीराव वन। तो चिमाजी अप्पा के नीचे ब्रांच निकलती है एक सदाशिव राव की, ठीक है। ये वही सदाशिव राव हैं जो हमारे पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो मराठास को लीड करते हैं। तो दो ब्रांचेस निकलती हैं, अब याद कर लीजिए, बालाजी विश्वनाथ हैं जिससे दो ब्रांचेस निकलती हैं, चिमाजी अप्पा और बाजीराव वन। अब बाजीराव वन से निकलते हैं हमारे बालाजी बाजीराव। अब इसी बाजीराव के आगे इन्होंने बालाजी लगा लिया है बेटे का नाम रखने के लिए। बालाजी बाजीराव और रघुराम राव, दो ब्रांचेस निकलती हैं। उसके बाद जो बालाजी बाजीराव है उससे तीन ब्रांचेस निकलती हैं, एक विश्वास राव, माधव राव, नारायण राव। और जो रघुराम राव है उनसे निकलते हैं बाजीराव टू। अब अगर आपने ये पूरी ब्रांच याद कर ली तो नेक्स्ट टाइम अगर पेशवास के ऊपर उनकी ब्रांच से कोई क्वेश्चन बनता है आगे पीछे ऊपर नीचे करके, आप सोल्व कर लोगे। बस यही तरीका है पीवाईक्यू उसको करने का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप लगाओगे तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें बालाजी विश्वनाथ चौथे नंबर पे दिया है, बालाजी विश्वनाथ ही सबसे पहले है। तो अब आप ऑप्शन में ढूंढो कि 4 नंबर कहाँ सबसे पहले आ रहा है, सॉरी बढ़ते हुए क्रम में लगाना है ना, असेंडिंग ऑर्डर। तो 4 नंबर कहाँ सबसे लास्ट में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है और एक तो इसमें आ रहा है, ठीक। उसके बाद रघुनाथ राव, बालाजी बाजीराव, नारायण राव, ठीक है। तो बालाजी जो है बाजीराव आते हैं, उसके बाद ही ना नारायण राव आएंगे। तो ये आ गया 2 नंबर पे, और फिर 3 4 उसको उसी हिसाब से लगा लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। अब पहले के टाइम में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर्स हुआ करते थे, जो है नदी बंदरगाह हुआ करते थे, जैसे कि गंगा रिवर हुई, इंडस रिवर हुई, सरस्वती रिवर हुई, इन सब का यूज़ किया जाता था इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड्स वगैरह के लिए। पाटलिपुत्र और मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते थे ट्रेड के। क्या क्या जो है भेजा जाता था, स्पाइसेस भेजे जाते थे, टेक्सटाइल का व्यापार होता था, स्टोन्स, मेटल्स, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले। अच्छा, ट्रेड जो है साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी किया जाता था, ठीक। और मेडिटेरेनियन वर्ल्ड जो था उधर से भी व्यापार किया जाता था। अब की सेंटर्स कौन कौन से थे, अब ये क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट टाइम ट्रेड को लेकर, ये की सेंटर कौन कौन से थे। तो तक्षशिला, उज्जैन, अरिकामेडु और ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति बंदरगाह आपने पढ़ा होगा, अरिकामेडु भी पढ़ा होगा। इसके अलावा तक्षशिला और उज्जैन ये भी की सेंटर्स ऑफ ट्रेड थे। तो हमने आगे पीछे की देखिए, अब ट्रेड को लेकर ये क्वेश्चन आया, ठीक। तो हमने आगे पीछे की जो है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकाल ली कि हाँ भाई गंगा, सरस्वती, इंडस, इन सब पे व्यापार होता था। देन उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था और इंटरनल ट्रेड भी होता था। पाटलिपुत्र और मथुरा भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे। साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी व्यापार होता था और मेडिटेरेनियन वर्ल्ड के साथ भी व्यापार होता था। उसके अलावा किस किस चीज़ का व्यापार होता था, तो स्पाइसेस का, टेक्सटाइल का, स्टोन का, मेटल्स का, ठीक। देन उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया कि 4 तरह के जो है हमारे मेन की ट्रेडिंग सेंटर थे, तक्षशिला, उज्जैन, अरिकामेडु और ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बंगाल के सेन शासकों के बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप सिर्फ इन 4 को याद कर लो तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक। उसके अलावा भी जो शासक है आपको उनकी पूरी क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। अब जैसे कि इसका हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया, द सेनाज ऑफ बंगाल। इसको हमने याद किया है, थोड़ा सिली है आई नो, बट याद करने के लिए करना पड़ता है। वीर सहे विजय बाला को, वीर आदमी जो होता है जब वो थोड़ी परेशानियां सहता है तो उसको विजय मिलती है। फिर हमने एक जब उसे विजय मिलती है तो वो खुश हो जाता है, तो वो गाना गाता है बाला, आपने सुना होगा बाला बाला। तो कैसे याद किया हमने, वीर सहे विजय बाला। अब देखिए आप क्रोनोलॉजी, वीर सेन, वीर सहे सामंत सेन, सहे हेमंत सेन, सामंत सेन, हेमंत सेन, वीर सहे, तो विजय मिलती है उसको तो विजय सेन। फिर हम गाना गाएंगे बाला, तो बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। अब हमें ये पूरी क्रोनोलॉजी याद होगी। दोबारा से अगर सेन शासकों पे क्वेश्चन आता है
ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सेन शासक कहाँ को बिलोंग करते थे, तो सेन शासक बिलोंग करते थे बंगाल को। ठीक है, तो वीर सहे विजय बाला, डन। अब इसको आप क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगा लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अब अभी तक तो पता नहीं चल पाया है कि फाइनल आंसर की वगैरह को कुछ अता पता तो है नहीं, लेकिन हम अपने हिसाब से इसको करने की कोशिश करते हैं कि बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी थी, ये बात तो सही हो गई है, सबने मान लिया कि ये बात सही है। देन उसके बाद यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। अब इस जो है सेंटेंस को इन लोगों ने, आयोग वालों ने गलत माना है, तो उसको गलत माना है तो इसका मतलब यही रहा होगा कि जो उन्होंने वजीर का मतलब अच्छा पीएम होता था उस टाइम पे, तो जब ये उपाधि दी होगी तो वो उनको वजीर की नियुक्ति के टाइम पे ही दी होगी, ऐसा आयोग का कहना है। तो हम इसको याद कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा आप ऐसे ही लगा दोगे, केवल एक सही है। ठीक है, एक हमने छोटा सा फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो 1556 में हुई थी वो हेमू के खिलाफ हुई थी। ठीक है, कौन कौन थे उसमें शामिल, बैरम खान और अकबर उसमें शामिल थे, तो हेमू की हार हुई थी। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चंस तो हो गए हमारे। ठीक है, इसके आगे पीछे की नॉलेज भी हमने देख ली, सेनाज ऑफ बंगाल देख लिया, पेशवास का ट्री देख लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग स्टेट, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए ऑर्डर में, स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन एज पर, मतलब घटती हुई पॉपुलेशन में बतानी है। ठीक है, तो घटती हुई पॉपुलेशन कैसी होगी, सबसे पहले सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर होगी। अब देखो ये तो ये याद करना बहुत इजी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी में, ये सबको पता है। ठीक है, यूपी के बाद देन हमने यहाँ पे लिखा हुआ टॉप 5 पॉपुलेशन वाले स्टेट, यूपी के बाद हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार है, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल है, देन एमपी है। इसको याद करना ईजी है, इसलिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है। यूपी, महाराष्ट्र, ठीक, देन बिहार। देखो यूपी बिहार तो सभी को याद होगा, अब यहाँ बीच में महाराष्ट्र आ गया। ठीक है, देन उसके बाद वेस्ट बंगाल, देन उसके बाद एमपी। 4 बार बोलोगे आराम से याद हो जाएगा, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी, डन। देन अब अगर हम यहाँ पर जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं और हम यहाँ पे मिनिमम पॉपुलेशन ना पढ़े तो ये हमारा फॉल्ट होगा। ठीक, तो हम इसको जो है जो लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं उनका भी नाम याद कर लेते हैं। उसको हमने याद करने की कोशिश की है एम्स से, एम्स में आई भूल जाइएगा। ठीक है, एम्स में AMS। तो सबसे कम पॉपुलेशन है सिक्किम में, उसके बाद मिजोरम में, फिर अरुणाचल में एम्स। अरुणाचल, उससे कम मिजोरम, उससे कम सिक्किम, ये लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स हो गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आप हर साल का पेपर उठा करके देख लो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से आगे पीछे ऊपर नीचे से कहीं ना कोई सवाल पूछा जरूर गया है। ठीक है, तो इसको हम आगे होलिस्टिक वे में कवर करेंगे अगले पेपर्स में। यहाँ पर हम सिर्फ देख लेते हैं कि कौन रिलीज करता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो UNDP निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF निकालता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड निकालता है, और इमिशन गैप रिपोर्ट हमारा जो है यूनिप निकालता है। याद कर लो, इसमें कुछ नहीं हो सकता है याद ही करना पड़ेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी। अब ये बहुत सारी पुरानी पुरानी योजनाएं जो दी हुई हैं, अब इसमें कर क्या सकते हैं, कर यही सकते हैं कि हम 10 साल के पेपर लगाने वाले हैं, तो एटलीस्ट 10 साल के पेपर में जितनी स्कीम्स पूछी गई हैं बहुत होंगी, 10 20 25 30 स्कीम्स होंगी, उनके आप ईयर याद कर लो, मोस्टली रिपीट हो जाती हैं, 1-2 रिपीट मिलेंगे आपको हर पेपर में, बहुत होंगी 10-20 स्कीम होंगी, उनको कम से कम याद कर लो कि उनसे कोई क्वेश्चन आए तो वो आपका छूटने ना पाए, क्योंकि उनसे जो भी क्वेश्चन आएगा, जो अच्छे बच्चे हैं, जो फ्रंट रनर बच्चे हैं, वो
उन वो सारी स्कीम्स उन बच्चों को याद होंगी, इसलिए आपकी मजबूरी है, आपको भी याद करना पड़ेगा। तो कम से कम हम जो हमने PYQ में मिल गई, कम से कम हम उनको याद कर लेते हैं। अब जैसे कि पहले से लास्ट तक लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आती है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, 1993 की है। देन उसके बाद आती है हमारी ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, जो कि 1995 का है। देन उसके बाद आती है हमारी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जो कि 2000 की है। देन वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना, जो कि 2001 की है। आगे ऐसी ही बहुत सारी पुरानी पुरानी 2-4 स्कीम आपको हर पेपर में मिलेंगी, उसको याद करते चलना है। कहीं पर स्टिकी नोट्स वगैरह पे लगा करके रख लो, लास्ट डे रिवाइज कर लो, हो जाएगा, इतना टफ भी नहीं है। निम्नलिखित सूचियाँ, अब ये बहुत ही बकवास सा क्वेश्चन है, सीधे याद कर लो, आगे बढ़ो। हो सकता है अगले पेपर में रिपीट कर जाए, किसी एक का नाम लेकर के ही कोई बुक पूछ दे, तो असली पर्पस यही होता है PYQ को करने का। अब देखो मिडल जो है उनको याद कर लो आप, अंडर डेवलप्ड से, मिडल अंडर डेवलप, मिडल अंडर डेवलप, मिडल अंडर डेवलप्ड। जो डल है वो अंडर डेवलप्ड है, जो डल है वो अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। हर्षमैन, द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो हर्षमैन स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हर्षमैन स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कॉल्डर, स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉल्डर स्ट्रेटेजिक फैक्टर, कॉल्डर स्ट्रेटेजिक फैक्टर, ये तो सबको पता ही होगा। एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट, ये हो गए हमारे 8 क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इकोलॉजिकल नीश। अब देखो इकोलॉजिकल नीश के ऊपर भी लगभग 3-4 पेपर में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो इसमें से कौन सा गलत है बताना है। डोमिनेंट स्पीशीज ऑक्यूपाई एक्सटेंसिव एंड ब्रॉडर इकोलॉजिकल नीश। अब देखो जो डोमिनेंट स्पीशीज होगी, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा एरिया और ज़्यादा एक्सटेंसिव और ब्रॉडर इकोलॉजिकल नीश को कवर करेगी, बिकॉज दे आउट कम्पीट अदर फॉर रिसोर्सेज एंड हैव हायर एडेप्टेबिलिटी। ये आउट कम्पीट कर ले जाते हैं बाकियों से रिसोर्सेज वगैरह के लिए, जगह के लिए, चीज़ों के लिए, तो ये ज़्यादा एरिया कवर करते हैं इकोलॉजिकल नीश में, ठीक है। ये स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Number of species becomes large in ecological niche of natural ecosystem if resources are sufficient। अगर resources अच्छे होंगे तो जाहिर से कि number of species बढ़ेंगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Number of species become small in ecological niche if resources are sufficient। अब जब resources अच्छे खासे होंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी घटेगी। जब resources अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है जनसंख्या बढ़ेगी, तो ये गलत हो गया, कह रहा है कि small होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। Dominance of single species becomes minimum if the resource distribution is equitable in a habitat। अगर पूरे जो है जो हमारा हैबिटेट है उसमें जो रिसोर्सेज हैं वो इवनली अवेलेबल किए गए हैं हर किसी के लिए, दे आर इक्विटेबल। मतलब सबको बराबरी से चीज़ें उपलब्ध हैं। तो जब उपलब्ध होंगी तो कोई एक ही स्पीशीज आगे नहीं बढ़ेगी। जब चीज़ें बराबरी से अवेलेबल होती हैं तो सारी स्पीशीज आगे बढ़ती हैं, तो एक का जो है डोमिनेंस जो है वो नहीं हो पाएगा। रिसोर्स क्या होंगे, इवनली अवेलेबल होंगे, मल्टीपल स्पीशीज थ्राइव कर पाएंगी। तो इससे क्या होगा कि जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है वो बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा स्पीशीज होंगी, उनकी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, उनकी संख्या ज़्यादा होगी। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो इकोलॉजिकल निशेस के बारे में हम जो है 1-2 चीज़ें कर लेते हैं। जैसे कि इकोलॉजिकल निश होता क्या है, ये डिस्क्राइब करता है कि एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसका अपने एनवायरनमेंट में क्या रोल है, उसका अपने एनवायरनमेंट में क्या पोजीशन है, वो क्या काम कर रहा है, ठीक। आप अपने जो है एनवायरनमेंट में क्या काम कर रहे हो, वही आपका इकोलॉजिकल नीश है। तो इट डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनिजम्स रोल एंड पोजीशन विद इन इट्स एनवायरनमेंट, how a species interacts with biotic and abiotic factors
टू ऑब्टेन रिसोर्सेज, सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। ये बताता है कि एक स्पीशीज कैसे इंटरेक्ट कर रही है बायोटिक फैक्टर्स के साथ भी और एबायोटिक। बायोटिक मतलब जिनमें लाइफ होती है, और एबायोटिक यानी जो कि नॉन लिविंग है। तो इन सब के साथ आप कैसे जो है रिएक्ट करते हो, सर्वाइव कैसे कर रहे हो, रिसोर्स को कैसे ऑब्टेन कर रहे हो, रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो, ये सब इकोलॉजिकल नीश हमें बताता है। आगे चलते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व 4 ठो पूछे हैं यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं। अब बाकी के सारे बायोस्फीयर रिजर्व आप ना याद करो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि पहले के पेपर में भी अभी बायोस्फीयर रिजर्व और पूछे गए होंगे, लेकिन ये नहीं पूछे गए होंगे, और दूसरे पूछे गए होंगे। और अब इसके बाद जो आगे पेपर आएगा हो सकता है उसमें बायोस्फीयर रिजर्व फिर से पूछ लिया जाए, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा जो बाकी के बचे हुए हैं वो पूछेंगे। तो आपका काम है कि आपको क्वेश्चन में बायोस्फीयर रिजर्व दिख गया तो आप जितने बायोस्फीयर रिजर्व है और उसके अलावा उसके आगे पीछे की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपको कलेक्ट करना आपका काम है। देखते हैं, देखिए आई थिंक टोटल कितने हैं देख के बताती हूँ, रुको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मेरे ख्याल से 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। चलो देखते हैं। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये है आपका हिमाचल में, नंदा देवी है आपका उत्तराखंड में, कंचनजंगा है आपका सिक्किम में, मानस है आपका आसाम में, दिहांग दिबांग है आपका अरुणाचल में, डिब्रू साइखोवा भी आपका आसाम में है, नौकरेक है आपका मेघालय में, सुंदरबंस है आपका वेस्ट बंगाल में, सिमलीपाल है आपका उड़ीसा में, शेषाचलम है आपका आंध्रा में, अचानक मार अमरकंटक आपका है एमपी और छत्तीसगढ़ में, पन्ना है आपका एमपी में, पंचमढ़ी है आपका एमपी में, ये है आपका गुजरात में, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। देन उसके बाद नीलगिरी है आपका, नीलगिरी 3 स्टेट्स में है, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। देन अगस्तमलाई आपका जो है केरला और तमिलनाडु में है, शेषाचलम हमने आपको बता ही दिया। उसके अलावा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी पूरी लिस्ट हमने यहाँ पर दिखाई हुई है। देखो, अचानक मारा अमरकंटक एमपी छत्तीसगढ़, अंडमान अंडमान, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल, डिब्रू साइखोवा आसाम, ग्रेट निकोबार अंडमान, मन्नार तमिलनाडु, कंचनजंगा सिक्किम, नंदा देवी उत्तराखंड, नीलगिरी तमिलनाडु केरला कर्नाटक, नौकरेक मेघालय, पंचमढ़ी मेघालय, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, मानस आसाम। ठीक है, अब इनमें से 12 जो है ये शायद 12 13 14 शायद 14 है या 18 है, ऐसे कुछ है, अब गिन लेना कितने हैं। इनमें से जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं इनको जो है यूनेस्को के जो है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत इनमें से 12 को रखा गया है। तो अब इनमें से वो 12 कौन से हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व दैट आर एस्टेब्लिश्ड बाय इंडिया एंड आर आल्सो अ पार्ट ऑफ यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर मैप प्रोग्राम। अब ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे पूछ ले कि नीचे जितने आपके जो है बायोस्फीयर रिजर्व दिए गए इनमें से जो है मैप प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से हैं। तो अब आप देख लो, जिन पे ब्लू टिक है वो सब मैप के अंदर है, जिन पे नहीं है वो नहीं है। अब जिन पे नहीं है वो याद कर लें, वो ज़्यादा इजी है। जैसे कि कोल्ड डेजर्ट जो हिमाचल का है वो मैप में नहीं है। देन उसके बाद ना तो नॉर्थ इसको ऐसे याद कर लो कि नॉर्थ ईस्ट वाला ना आसाम वाला है ना अरुणाचल वाला है, कोई भी नहीं है। देन उसके बाद आप याद कर लो कि जो एमपी का पन्ना है वो भी नहीं है, फिर गुजरात का जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है वो भी नहीं है, शेषाचलम भी नहीं है, बाकी सब हैं। देख लेना इसको एक बार। ये हो गया। कहाँ पहुंचे, ये हमारे हमने बायोस्फीयर रिजर्व कवर कर लिए सारे। नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, अगर आपने लर्न कर लिया है तो इसको 50 बार सॉरी 50 बार नहीं, लेकिन एटलीस्ट पेपर जितने भी 10 पेपर लगाओ उसको इसी तरीके से लगाओ, मार्क करो चीज़ें और उसके बाद जो है उनको 5 बार रिवाइज करो, डेफिनेटली प्री निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट
टू प्रैक्टिकल आइडियल्स, ऑनेस्टी इज particular इम्पोर्टेंट इन साइंस। मेरे ख्याल से तो इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बाकी आयोग ने पता नहीं क्या बताया हुआ है, हमें नहीं मालूम। मेरे ख्याल से दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर जो है प्लांट किंगडम का जो है ऑर्डर पूछा हुआ है, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लांट स्पीशीज फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्डर, इसका पूरा ऑर्डर जो है अगर आप याद कर लो तो उसको आप कर लोगे। अब ये देखो, ये प्लांट टेक्सोनॉमी है, ठीक है, इसको प्लांट टेक्सोनॉमी बोलते हैं, ये आप याद कर लो। KPCOFGS। अब इसको देखो याद करने का, आई नो सिली है बट केपी को कफ और गैस हो गया है। केपी, आप किसी का भी नाम याद कर लो केपी से, कोई आपका दोस्त हो केपी, तो केपी को कफ और गैस हो गया है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, केपी को कफ और गैस हो गया है, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जस्टिस पार्टी। अब जस्टिस पार्टी मेरे ख्याल से पहले भी ये पूछा गया है, ठीक है। द जस्टिस पार्टी अपोज्ड कांग्रेस बाय कॉलिंग इट ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन। यस, ये बात सही है कि जस्टिस पार्टी थी वो कहीं ना कहीं जो भीमराव अंबेडकर थे उन्हीं की लाइंस पर चल रही थी। कि ये क्या कहती है कि जो जस्टिस पार्टी वो कहती है कि जो कांग्रेस है ये ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। इट क्लेम्ड द सेम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण्स एज द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हैड गिवन टू मुस्लिम्स। इन्होंने भी जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को मांगा था फॉर नॉन ब्राह्मण्स, जैसा कि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में मुस्लिम को दिया गया था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे पहले जो है जस्टिस पार्टी के जो फाउंडर हैं वो 3 लोग हैं, मुदलियार, नायर और चट्टी। अब इसको याद कर लो, जस्टिस पार्टी, तो जस्टिस का मूड नहीं है चट्टी का, जस्टिस देने का मूड नहीं है, मूड नहीं है चट्टी का, चट्टी का जो है मूड नहीं है क्या करने का, जस्टिस देने का। याद हो गया। जस्टिस पार्टी 3 फाउंडर है, मुरलियार, नायर, चट्टी। अब ये कहाँ की पार्टी थी, तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी जो कि तमिलनाडु में है वहाँ की पार्टी थी। कब बनी थी ये, 1916 में बनी थी, ठीक है। वॉइस ऑफ नॉन ब्राह्मण कम्युनिटीज, जो नॉन ब्राह्मण कम्युनिटीज थी उसकी आवाज को आगे बढ़ाने का काम ये पार्टी करती थी। इट सक्सेसफुली इन्फ्लुएंस्ड मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो 1919 में आए थे उसको इसने बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस किया। कैसे, विच प्रोवाइडेड रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड लोकल बॉडीज फॉर नॉन ब्राह्मण्स। जो गवर्नमेंट जॉब्स थी और जो लोकल बॉडीज थी उस उनमें जो है नॉन ब्राह्मण्स को जो है रिजर्वेशन दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपने काम में कामयाब हुए थे। नेक्स्ट, ये हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जस्टिस पार्टी के ऊपर ले ली। नेक्स्ट आते हैं, विद रेफरेंस टू वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी। द वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1927। गलत बात है, ये 1925 में बनी थी ये, एंड वाज गिवन द फॉर्म ऑफ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक इन 1928 में इसको जो है ऑल इंडिया का वो दिया गया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टी, पहली बात तो ये यही गलत हुआ क्योंकि ये 1925 में बनी थी ना कि 1927 में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टी वाज टू वर्क विद इन द कांग्रेस so that it could be made a more revolution inclined party and an organization of the common people। ये बात भी ठीक है, इसने जो है आईएनसी के अंदर ही काम किया था, तो ये सेकंड सही है, पहला गलत है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। जो वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी थी इसको कीर्ति किसान पार्टी भी कहते हैं, ये 1925 में बनी थी, ठीक है। इट वर्कड इनसाइड आईएनसी। इट प्रेसिडेड बाय लेबर स्वराज पार्टी। अब इसके आगे आती है लेबर स्वराज पार्टी, ठीक, आगे चल करके लेबर स्वराज पार्टी हो जाती है। इसका जो हेड क्वार्टर था वो कैलकाटा में था। इट बिकेम ऑल इंडिया पार्टी इन 1928। जितने भी कम्युनिस्ट थे वो सारे के सारे इस पार्टी के मेंबर थे, ठीक है। अब
फिर कुछ और एसोसिएशन से बार बार पूछी जाती हैं, इनके ईयर्स याद कर लो, बेसिकली किसने फॉर्म किया था इतना याद कर लो, इतना बहुत है। तो देखते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन। तो इसमें सबसे पहले बनता है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, जो कि 1866 में बनता है। ये लंदन बेस्ड था। इसको दादा भाई नौरोजी ने बनाया था। टू डिस्कस इंडियन अफेयर्स, प्रेजेंट अ करेक्ट पिक्चर ऑफ इंडिया टू द ब्रिटिश पब्लिक, मतलब ब्रिटिश पब्लिक के सामने जो इंडिया की करेक्ट पिक्चर है उसको दिखाने के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया था। उसके बाद बनी थी हमारी नेशनल इंडियन एसोसिएशन। ये भी यूके में बनी थी। इसको बनाया था मैरी कारपेंटर ने, टू एनकरेज फीमेल एजुकेशन इन इंडिया। ये कब बनी थी? 1870 में। इसके बाद आती है इंडियन सोसाइटी, 1872 में ये बनती है लंदन में। इसको बनाया था आनंद मोहन बोस ने। टू फॉस्टर नेशनलिज्म अमंग इंडियन रेसिडेंट्स इन ब्रिटेन, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, ये कैलकाटा में बनती है 1876 में। ये बहुत फेमस है। इसको बनाते हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये पहली ओपनली नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनी थी ब्रिटिश इंडिया में। इसको जो है मर्ज कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इन 1885 में, जब ये आईएनसी हमारा बना था। तो इंडियन एसोसिएशन किसने बनाई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, 1876 में कैलकाटा में ये बनी थी। पहली नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनी थी ओपनली इन ब्रिटिश इंडिया, और इसको मर्ज कर दिया गया था आईएनसी के साथ इन 1885। ठीक, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। आगे दो चार ऑर्गेनाइजेशन आपको और मिलेंगी। सबका ईयर किसने किसने फॉर्म किया है याद कर लो, इनफ है। ठीक, ये हो गया। अब आप उसी के अकॉर्डिंग इसको क्रोनोलॉजी में लगा लेना। Consider the following events and arrange them in correct chronological order starting from the earliest to the last. ये भी बहुत एक 24 का कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा है। फिलहाल हम अपने हिसाब से इसको देखने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो देखो, जनवरी 1946 में पॉलिटिकल सिचुएशन को देखने के लिए यूके से एक यूके पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आता है। ठीक, कहाँ? दिल्ली आता है जनवरी 1946 में। ठीक, तो सबसे पहले तो 4 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद असली कंफ्यूजन इन्हीं दोनों में है। तो ये आपको याद रखना है कि अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन पहले किया गया था और रॉयल इंडियन नेवी का जो रिवोल्ट हुआ है वो बाद में हुआ है। तो नहीं, इसका तो डेट ही नहीं पता हमें। इसका डेट नहीं पता, ये मैंने देखा है लेकिन कहीं मिला नहीं है इसका डेट। तभी मेरे ख्याल से आयोग ने वाला ये ऑप्शन सही माना है कि पहले 4th आता है, फिर रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट होता है, देन उसके बाद इन्होंने माना है अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन, देन उसके बाद जो है जाहिर सी बात है फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट तो सबसे आखिरी में ही हुआ होगा। तो 4 और 3, तो ये सही हो जाता है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें कम से कम कुछ नहीं तो ये जो रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट है ये पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि और इसकी भी कुछ और एक्स्ट्रा डेट्स हैं। इसके अलावा कैबिनेट मिशन यहाँ पे अब मेंशन किया हुआ है, तो हमें कैबिनेट मिशन पढ़ लेना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने का किसी भी क्वेश्चन को करने का सबसे सही तरीका ये है कि उसमें जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं उन सबको आप कवर कर लो, क्योंकि हो सकता है अगले साल पेपर में वही चीज़ पूछ ली जाए। अब मान लो अभी इसकी डेट पूछी है, नेक्स्ट ईयर पेपर में पूछ ले रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट के बारे में पूरा क्वेश्चन पूरा फॉर्म करके जो है सेंटेंस वाइज क्वेश्चन पूछ लें, तो हम कवर करेंगे रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट को, कैबिनेट मिशन को, इंटरिम गवर्नमेंट की कुछ डेट्स को। आगे देखते हैं। चलो, तो जो रॉयल इंडियन नेवी का जो रिवोल्ट है वो होता है फेब 1946 में। इन्होंने एक नारा दिया जो था नो फूड नो वर्क, खाना नहीं है तो काम नहीं है।
ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये बॉम्बे से स्टार्ट होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसने जो है इस रिपोर्ट को सपोर्ट किया था? तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, इट वाज द ओनली नेशन वाइड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्टेड द रिबेलियन। ये इकलौती पार्टी ऐसी थी जिसने इसको सपोर्ट किया था। इसको हम लास्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहते हैं क्योंकि ये 1946 में हुआ। अब जो सेलर्स हैं, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था किस वजह से? पुअर वर्किंग कंडीशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और इनएडुकेट फूड की वजह से। इन लोगों ने रेस किया था नेशनलिस्ट स्लोगन्स जैसे कि जय हिंद। इन्होंने आईएनसी का जो ट्राई कलर फ्लैग था उसको अडॉप्ट किया था। नॉट सपोर्टेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम, मतलब क्वेश्चन बनेगा तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसको ना तो मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था और ना ही कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। सप्रेस बाय द ब्रिटिश फोर्सेस, ऑब्वियस सी बात है। अब इसके की लीडर्स कौन कौन से हैं, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से लीडर्स जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लीडर्स ऑफ 1946 का जो है इंडियन नेवी रिवोल्ट। तो 3-4 नाम यहाँ पे याद कर लो, सलील श्याम, बीसी दत्त, मदन सिंह, ऋषि देवपुरी और एमएस खान। अब इसको आप बॉलीवुड के हीरोज के नाम से याद कर लो। सलील श्याम, अब जैसे सलील तो सलमान खान के भाई है सोहेल, तो सोहेल से सलील याद कर लो, ठीक है। संजय दत्त से बीसी दत्त याद कर लो। मदन सिंह भी हैं कर कोई, लेकिन आप ये ऐसे याद कर लो, मदन नाम भी मैंने सुना है, फेमस है, बट इसको आप ऐसे याद कर लो, मदन सिंह। बाकी ऋषि कपूर से ऋषि देवपुरी याद कर लो, और बाकी खान तो फेमस है ही, एम एस खान। कौन कौन हो गए? सलील श्याम, बीसी दत्त, मदन सिंह, ऋषि देवपुरी और एम एस खान। ये हो गए हमारे 1946 की इंडियन नेवी रिवोल्ट के की लीडर्स। तो ये हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लिया, इससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप कर लोगे। नेक्स्ट आते हैं कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे उस टाइम, जब कैबिनेट मिशन आता है तो उस टाइम पर हमारे जो आईएनसी थे उसके अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 1940 से लेकर के 1945 तक अध्यक्ष रहे थे। तो इसकी अनाउंसमेंट जो है होती है 1946 में। जब ये कैबिनेट मिशन की बात होती है तब उस टाइम पे ब्रिटेन में किसकी गवर्नमेंट थी? एटली की। प्लस उस वक्त भारत के सचिव कौन थे? पेंथिक लॉरेंस। अब ये दिल्ली कब आता है? ये आता है दिल्ली 24 मार्च 1946 को। ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। अभी जो कैबिनेट मिशन आता है इसके अध्यक्ष थे पेंथिक लॉरेंस, प्लस उनके साथ 2 लोग और आए थे, एक थे स्टैफर्ड क्रिप्स और एक थे एवी अलेक्जेंडर। 3 लोग कैबिनेट मिशन में, पेंथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इन लोगों ने क्या सजेस्ट किया? इन लोगों ने सजेस्ट किया, दूसरा पेन चूज कर लेते हैं। इन लोगों ने क्या सजेस्ट किया? इन्होंने सजेस्ट किया त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए। प्लस इसके अलावा इन लोगों ने प्रांतों के जो है समूहीकरण, जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी करके जो है बांटा गया था, तो प्रांतों के समूहीकरण का जो है सजेशन इन लोगों ने कैबिनेट मिशन में दिया था, जिसको कि कांग्रेस ने अपोज किया था। ठीक, फिर उसके बाद इनका प्रमुख प्रस्ताव, भारत की एकता बनाए रखी जाए, ठीक है। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया। भारत एक संघ होगा, ये इंपॉर्टेंट है, भारत एक संघ होगा, ये स्टेटमेंट आ सकता है। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल होंगी, ठीक है। संविधान सभा का गठन कैसे कैसे होगा? जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं प्लस देशी रियासतें हैं, उन्हीं के जो प्रतिनिधि हैं वो संविधान सभा का गठन करेंगे, ठीक है। वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका गठन किया जाएगा और उसी से जो है हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। इसके बारे में जो है गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया था, तो यस, गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया था कैबिनेट मिशन को। उन्होंने कहा कि ये योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। प्रांतों के गुट बनाने पर कांग्रेस अनहैप्पी थी। लेटर नेहरू ने इस बात को मेंशन किया कि ये कंपलसरी नहीं है, जिसकी वजह से लीग ने रिजेक्ट कर दिया था इसको, अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, लेकिन बाद में फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। ठीक, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, ठीक है।
तो हमने इंडियन नेवी रिवोल्ट देख लिया इस क्वेश्चन से, इसी क्वेश्चन से हमने कैबिनेट मिशन निकाल लिया। ठीक, अब फॉर्मेशन, उसमें जो इंटरिम गवर्नमेंट था वो भी देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट भैया, तो जो फॉर्मेशन है उसकी घोषणा की जाती है 24 अगस्त 1946 को और गठन किया जाता है 2 सितंबर 1946 को। घोषणा 24 अगस्त, गठन 2 सितंबर। ठीक है, तो लॉर्ड वेवल जो होते हैं वो बुलाते हैं जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, इनवाइट करते हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरिम गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग शामिल थी या नहीं, तो यस शामिल थी, बट पहले नहीं शामिल थी। प्रारंभ में जो है मुस्लिम लीग नहीं की थी। 26 अक्टूबर 1946 में 5 मेंबर जो है मुस्लिम लीग के ऐड किए जाते हैं। लियाकत अली को जो है क्या बनाया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है लियाकत अली को इंटरिम गवर्नमेंट में। तो लियाकत अली बजट प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, प्रस्तुत करते वक्त वो क्या करते हैं कि जो उद्योगपति हैं और जो व्यापारी हैं उन पर अत्यधिक कर लगाते हैं। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है क्या अबुल कलाम आज़ाद जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट के पार्ट थे, तो नहीं, अबुल कलाम आज़ाद इंटरिम गवर्नमेंट के पार्ट नहीं थे। टोटल 12 कांग्रेस के मेंबर जो है पहले होते हैं, बाद में जब 5 मुस्लिम लीग के मेंबर ऐड होते हैं 26 अक्टूबर 1946 को, तो 3 जो कांग्रेस के मेंबर होते हैं उन्हें हटना पड़ता है। तो वो 3 कांग्रेस के मेंबर कौन थे, अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सरसफात अहमद खान। क्वेश्चन बन सकता है इससे। 1946 के चुनाव के पश्चात बंगाल में, अब देखो 1946 में चुनाव होता है, बंगाल में बनती है एक गठबंधन की सरकार। किसके किसके, ए के फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी होती है प्लस मुस्लिम लीग। कौन कौन, ए के फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी प्लस मुस्लिम लीग मिलकर के बंगाल में सरकार बनाते हैं। ये गठबंधन सरकार होती है जो कि बंटवारा हो जाने तक 14 अगस्त 1947 तक चलती है और इसके प्रधानमंत्री होते हैं एच एस सोहरावर्दी। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया जाता है। डायरेक्ट एक्शन डे जो है जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें दंगे वगैरह हुए थे, तो उसके बहुत फेमस है, फेमस नहीं इनफेमस कहा जाएगा, नोआखली के दंगे थे। ये डे है आपका डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त इन 1946। ठीक है, ये हो गया, हमने इंटरिम गवर्नमेंट कर ली। अब इंटरिम गवर्नमेंट के जो हमारे मिनिस्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होम और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो वल्लभ भाई पटेल हैं, उसके बाद वर्क्स माइंस एंड पावर सी एच भाभा, फाइनेंस मिनिस्टर ये तो शायद पूछे भी गए, लियाकत अली, ये मुस्लिम लीग से थे। इब्राहिम इस्माइल ये कॉमर्स मिनिस्टर, बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सटर्नल अफेयर्स कॉमनवेल्थ। ये हेल्थ के आ जाते हैं, जोगेंद्र नाथ मंडल लॉ, जॉन मथाई इंडस्ट्रीज, सी राजगोपालाचारी एजुकेशन, फूड राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली रेलवे, जगजीवन राम लेबर। ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूरी शीट इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आते हैं, हमारे यहाँ तक का हो गया, ठीक है, ये पूरा हो गया, इसके हमने सारे टॉप पॉइंट्स क्लियर कर लिए। ठीक, अब आता है हमारा 17 क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द एज ऑफ कंसेंट। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, कभी तो आपसे एक्ट पूछ लेंगे किस मंथ किस ईयर का था, फिर कौन रिलेटेड था वो पूछ लेंगे, फिर कितनी एज की गई जो है एज ऑफ कंसेंट में ये पूछ लेंगे। तो मतलब एक ही टॉपिक से कई तरह से क्वेश्चन बने हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं और अभी और कितने बनेंगे, यू नेवर नो। तो इट वाज बहराम जी मालाबारी, अ पारसी रिफॉर्मर फ्रॉम बॉम्बे हु एडवोकेटेड फॉर दिस लेजिस्लेशन। ठीक है, ये बात सही है बिल्कुल, जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है उसको लीड किया था बहराम जी मालाबारी ने। ये पारसी रिफॉर्मर थे जो कि बॉम्बे को बिलोंग करते थे।
द एक्ट वॉज सपोर्टेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट विंग लेड बाय बाल गंगाधर तिलक। ये बात गलत है। बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट को सपोर्ट नहीं किया था। तो क्यों सपोर्ट नहीं किया था? उन्होंने सिर्फ इस वजह से सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ये सब काम हो रहा था ये ब्रिटिशर्स के थ्रू करवाए जा रहे थे, एक्ट वगैरह ब्रिटिशर्स ला रहे थे। तो जो ब्रिटिश इंटरफेरेंस है कि मतलब तिलक जी का कहना था कि हमारे जो है रूल्स रेगुलेशंस वगैरह वो ब्रिटिश क्यों बनाएंगे, हम खुद बनाएंगे। इस वजह से उन्होंने अपोज किया था और इसके अलावा कोई रीज़न नहीं था। तो जो बहराम जी थे वो गुजरात से थे, बट बॉम्बे उस टाइम पर जो है बॉम्बे और गुजरात एक ही में हुआ करता था, उसको बॉम्बे बोलते थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉम्बे है, बट एक्चुअल में ये जो थे वो गुजरात से बिलोंग करते थे। बट ये स्टेटमेंट सही है उस टाइम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, अब हम एज ऑफ कंसेंट एक्ट के बारे में दो चार लाइनें देख लेते हैं। तो जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है वो आता है 1891 में। ठीक, ये 19 मार्च 1891 को इनेक्ट किया जाता है। ठीक, एज ऑफ मैरिज को इसमें क्या किया गया था, एज ऑफ मैरिज को 10 साल से बढ़ा करके 12 साल कर दिया गया था। इसको पेश किसने किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में? तो सर एंड्रयू स्कॉबल। इस एक्ट को जिस वक्त पास किया गया था उस टाइम पे कौन से लॉर्ड थे यहाँ पर? तो लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक, ये हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले ली इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। शिवाजी हैड टू फेस ऑपोजिशन फ्रॉम द बिग देशमुख्स। ठीक है, these देशमुख्स वर नॉट इन फेवर ऑफ एन इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट, wanted to remain as feudal lords of बीजापुर। इसके बारे में हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, शायद कहीं तो लिखी हुई थी। यस, देशमुख्स ये क्या थे? लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स, चीफ्स थे, controlled large territories, had military and economic power. Many Deshmukhs were loyal to Adil Shahi dynasty of Bijapur and opposed Shivaji. ये छोटे छोटे जो है फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, इनके पास मिलिट्री वगैरह होती थी, लार्ज टेरिटरीज थी इनके पास, इनकी इकोनॉमिक पावर अच्छी थी। ये लोग किसके लिए लॉयल थे? आदिल शाही डायनेस्टी जो थी बीजापुर की उसके लिए, और इन्होंने अपोज किया था शिवाजी को। Shivaji's centralized administration and growing power threatened their सेमी ऑटोनॉमस स्टेट को इन्होंने, शिवाजी की ने थ्रेट किया था इनके देशमुख को। तो देशमुख इनको सपोर्ट नहीं करते थे। कहाँ थे भाई? हाँ, तो ये दोनों सही है, रीजन भी सही है, याद कर लेना। Which of the following reasons caused catastrophic coral bleaching and mass coral death in the Andaman Nicobar Island? ये बहुत ही controversial question है, आयोग ने इसका आंसर दिया है इंक्रीज ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन द इंडियन ओशन। ऐसे ही पढ़ लो इसको, कंट्रोवर्शियल है, पता नहीं इसका आंसर क्या सही होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अशोका। द डेफिनेशन ऑफ धम्मा, सबसे पहले धम्मा का मतलब क्या होता है? धम्मा का मतलब होता है मॉरल प्रिंसिपल्स, रूल्स रेगुलेशंस जो कि मॉरल है। तो धम्मा की जो डेफिनेशन अशोका ने दी थी उसको उन्होंने लिया था राहुलोवाद सूत्र से। तो ये बात सही है। In the 14th year of his coronation, Ashoka appointed a new type of staff called धम्म महामात्र। ये बात भी ठीक है, धम्म महामात्र को किसने शुरू किया? अशोका ने शुरू किया 14वें साल में। तो दोनों सही हैं। तो ये जो धम्मा होता है, इट एम्फसाइजेस मॉरल एंड एथिकल कंडक्ट। ये कहता है कि आपको मॉरल होना चाहिए और आपका जो कंडक्ट है वो एथिकल होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए आपके अंदर। अब महामात्रास क्या होते थे? महामात्रास आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग धम्मा। ये जो धम्मा है, मॉरल प्रिंसिपल्स, रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, इसको प्रमोट करने वाले को जो है महामात्रा कहा गया है। एंड ओवरसीइंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक, अब देखो यहाँ से अशोका इंपॉर्टेंट टॉपिक, अशोका के ऊपर पहले भी बहुत क्वेश्चन बने हैं, आगे भी बनते रहेंगे। तो आपका काम है कि आप जाओ अशोका, आपकी टेक्स्ट बुक में, आपके नोट्स में, आपने जहाँ पर भी पढ़ा हो अशोका के बारे में, जितनी चीज़ें पढ़ी हुई हैं आप उनको फिर से रिवाइज करो, उनको एक जगह पर रखो। तो अशोका इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। हम एक वीडियो में 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 21,
इसमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आर्टिकल 155 भाई ये रिमूवल ऑफ द गवर्नर के बारे में बात नहीं करता, ये बात करता है गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, बस एक यही गलत है, बाकी सब सही है। तो मैंने ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए, इसको आप याद कर लो। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। वन 61 एडवोकेट जनरल, 200 बिल रख लेता है वो प्रेसिडेंट के लिए। 202 में स्टेट का बजट होता है, 213 में ऑर्डिनेंस होता है बाय गवर्नर। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट आप देख लेना, बाकी ये इसमें जितने दिए हो तो इम्पोर्टेंट है ही। 153, 154, 156। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं इसमें से। तो द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यस ये बात कही गई है। द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड बोथ द। पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या आता है भाई, पार्लियामेंट के अंदर आता है लोकसभा आपकी, राज्यसभा, प्लस पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी आता है, ये तीन चीज़ आती हैं। तो ये बात कही गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दोनों सही हैं, बोथ 1 and 2। Consider the following statements. An amendment to the Constitution of India can be initiated by, कौन कौन इनिशिएट करता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा, इसके अलावा और कोई नहीं। Which of the following are the functions of the Election Commissioner of India? Election Commissioner क्या करता है, conduct of the election for the post of the speaker and the नहीं करता है सब, conduct of the election of the municipal one नहीं करता, deciding on the doubts of dispute arising above नहीं, इनमें से कोई नहीं, none of the above। तो करता क्या है इलेक्शन कमिश्नर, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो कराता है और विधानसभा के चुनाव जो है वो कराता है। ठीक है, देन उसके बाद जो है पंचायती राज कमेटीज, बहुत बार मतलब आप काउंट नहीं कर सकते हो कितनी बार पंचायती राज के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, पंचायती राज कमेटीज के ऊपर बार बार हर साल क्वेश्चन आता है, तो इसको हम याद करेंगे। नॉट करेक्टली मैच बाद में देखेंगे, ये भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, इसमें भी सब उन लोगों ने उल्टा सीधा पता नहीं क्या कर दिया है। सबसे पहले देख लेते हैं, हमने ऊपर बिल के बारे में पढ़ा ना कि बिल को कौन कौन इनिशिएट कर सकता है, कहाँ गया ये, इसके ऊपर हम प्रोसीजर देख लेते हैं। अब इसके बारे में पूरा प्रोसीजर देख लेंगे तो आगे पीछे कोई भी क्वेश्चन आए यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो सबसे पहले बिल इनिशिएट किया जाता है, ठीक है, an constitutional amendment bill, the process of for amending the constitution as outlined in the article 368। तो अमेंडमेंट करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, 368। तो क्या क्या स्टेप्स हैं उसमें, an amendment to the constitution can only be set in motion by introducing a bill for the purpose in either house of the parliament, state legislature do not have the authority to initiate such amendment। मतलब जो बिल लाने का ऑथराइजेशन है वो सिर्फ लोकसभा या फिर राज्यसभा के पास है, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, और फिर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, या तो कोई मिनिस्टर कर सकता है या फिर कोई प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। अच्छा, प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं, जो आपके लोकसभा के सदस्य तो हैं या आपकी राज्यसभा के सदस्य तो हैं लेकिन मंत्री नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, तो वो हो गए आपके प्राइवेट मेंबर। ठीक है, तो या तो मिनिस्टर बिल लेकर के आएगा या फिर प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आएगा। उसके बाद आ गया, अब आपकी सेशन में आ गया, उसके बाद जो है स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, दोनों हाउसेस जो है स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। अब स्पेशल मेजॉरिटी है क्या, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड प्लस, मतलब टोटल मेंबरशिप का भी जो है मेजॉरिटी होना चाहिए, प्लस मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, दोनों होनी चाहिए, ये होगी स्पेशल मेजॉरिटी से ही पास होना चाहिए आपका अमेंडमेंट का बिल। देन उसके बाद सेपरेट पैसेज, मतलब दोनों हाउसेस से जो है इंडिविजुअली पास होना चाहिए आपका बिल, ये नहीं कि एक में पास हो गया और
दूसरे में नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं। ईच हाउस मस्ट individually pass the bill if there is a disagreement between the two houses there is no provision for holding joint session। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। अब जॉइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 108 में, ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया, पिछले साल पूछा गया था। तो ईच हाउसेस से पास होना चाहिए, जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। रेटिफिकेशन, इफ द बिल सीक्स टू अमेंड फेडरल प्रोविजंस, अगर किसी फेडरल प्रोविजंस, ऐसे किसी प्रोविजन को हमारा जो बिल है वो अमेंड करता है जिनसे कि राज्यों के ऊपर भी इफेक्ट पड़े, तो उसका रेटिफिकेशन फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट फ्रॉम सिंपल मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट है। फिर से देखते हैं, अगर कोई ऐसा बिल है जो किसी फेडरल प्रोविजन को डिस्टर्ब करता है तो कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट की सिंपल मेजॉरिटी भी लानी होगी, उसको रेटिफाई कराना होगा, तभी वो बिल पास होगा। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट, अब ये सब पास वास हो गया, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट अपना असेंट दे देंगे। उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो उस बिल को, जो अगर अमेंडमेंट का बिल आता है प्रेसिडेंट के पास, तो वो उस बिल को वापस नहीं लौटा सकते, प्लस उसको विथहोल्ड भी नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट ऑब्लिगेशन, obligated to give his assent and the bill cannot withhold or return the bill। जैसे रिकंसिडरेशन के लिए भी वो वापस नहीं भेज सकते, प्लस विदहोल्ड भी नहीं कर सकते। अच्छा, अमेंडमेंट के साथ साथ कौन सा ऐसा और बिल होता है जिसको कि वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं कर सकते? तो अमेंडमेंट प्लस मनी बिल, मनी बिल को भी जो है प्रेसिडेंट वापस नहीं भेज सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फॉलोइंग द प्रेसिडेंट्स असेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाता है इस तरह से, ये पूरा प्रोसीजर है। देन हमने देखा कि हमें याद करनी है पंचायती राज कमिटीज, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट पंचायती राज कमिटीज, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, हनुमंत राव कमेटी, GVK राव कमेटी, LM सिंघवी, थंगन। अभी आप इसका नाम याद कर लो, आगे या मतलब इसके आगे जो 23 का पेपर या 22 का पेपर है उसमें जो है पंचायती राज का पूरा सेक्शन मैंने कवर किया हुआ है, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट जितना पेपर में पूछा गया और जो इम्पोर्टेंट है। अभी आप कमिटीज देख लो, आगे इनका डिस्कशन हम कर लेंगे। अभी आप फिलहाल इतना याद कर लो, बलवंत राय मेहता कमेटी, उसके बाद अशोक, उसके बाद हनुमंता राव, उसके बाद GVK राव, उसके बाद LM सिंघवी, फिर थंगन। आप कुछ बना लो इसका अपने हिसाब से, बलवंत राव, अशोक, हनुमंत, GVK राव, LM सिंघवी, थंगन। क्या बना रहा, बहुमत बहुमत ये गलत है, बहमत ये गलत है, बहमत ये गलत है, बह गलत, बह गलत, बह गलत, बहना गलत है, बहना गलत है, बहना गलत है, बह गलत। हो गया, चलो तो फिर 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। कुछ रह गया होगा तो मैं देख लूँगी, उसके भी नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगी। अदरवाइज 25 क्वेश्चंस आपके पूरे अच्छे से कंप्लीट हो गए, इसको आप प्रिपेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।